नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो काफ़ी दिन से चर्चा में है। बीच में शायद आरएमएसबी के किसी मेंबर ने और आरपीएससी के भी कई सारे मेंबर्स ने ऐसा बोला था कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वे और मूल पुस्तकों से हम पेपर्स बनाएंगे और थोड़ा ठीक-ठीक पेपर बनाएंगे और जो शॉर्टकट पढ़ते हैं, जो गाइड्स पढ़ते हैं, है ना? जो विषय की समझ नहीं रखते, तो वे बच्चे परीक्षा में हम कोशिश करेंगे कि छंट जाएंगे अपने आप ही। ऐसा स्टेटमेंट था। मैं जो ब्रीफ बता रहा हूँ, भाषा एज इट इज वो भाषा नहीं है जो उन्होंने बोली थी, लेकिन जो मैंने बोली वो उनका सार था बात का। तो ये स्टेटमेंट दिए जाने के बाद बहुत सारे साथियों ने वीडियोस बनाए, कई सारे लोगों ने अपनी बात रखी और बात रखेंगे, है ना? लेखक होगा तब भी बात रखेगा, अध्यापक भी बात रखेगा और सब लोग बात रखेंगे। तो फिर कई बच्चों ने मुझे भी कहा कि सर आप इस पे क्या राय रखते हैं, क्योंकि कंटेंट हम भी देते हैं, क्लासेस लेते हैं, नोट्स भी देते हैं। तो बच्चों का ये मानना था कि सर फिर हम इसको कैसे लें और हमें इसकी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि हम परीक्षाओं में आसानी से पास हो जाए। बच्चों का भय साफ है कि हम जो चल रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें क्या सुधार करना चाहिए, और अगर सही है तो फिर ठीक है। तो जो बच्चे अपने पे भरोसा करते हैं वो हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हम चल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। बस इस वजह से मुझे पूछा गया, हालांकि आज थोड़ा सा बुखार है, बावजूद उसके मैंने कहा समय आपका खराब नहीं हो, तो इस विषय पे मैं एक छोटे से सत्र के माध्यम से बात करना चाहूंगा। देखिए, सत्र में मेरा किसी से कोई यूं कहिए कि न द्वेष है और न मेरा किसी से कोई आर्थिक हित है। एग्जैक्टली जो मैं सोचता हूँ, जिन स्थितियों से मैं गुजरा हूँ एक विद्यार्थी जीवन में, ऑथेंटिक बुक से लेके, गाइड से लेके और नोट से लेके जिन जिन चीज़ों से गुजरा हूँ उन सबको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। आप भरोसा कर सकते हैं, और नहीं भी भरोसा करते हैं तो 1-2 साल बाद वैसे ही आपको इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने ठीक कहा था। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा हित नहीं है कि अगर किसी को लगता है कि मैं अपना नोट्स वगैरह बेचने के लिए कर रहा हूँ तो आपको गलत लग रहा है। क्योंकि मैंने आज तक, आप जितने भी मेरी पोस्ट देख लो, वीडियोस देख लो, मैंने कहीं भी मार्केटिंग नहीं की है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर वो नोट्स कब आएंगे, प्राचीन के कब आएंगे, तो मुझे एक सूचना देनी पड़ती है ताकि बच्चों के कॉल वगैरह जो होते हैं, टीम पे जो लोड बढ़ता है वो थोड़ा बंद हो जाता है। बाकी मैंने आज तक किसी भी वीडियो में, किसी भी टेलीग्राम पोस्ट में नहीं कहा या आप मेरा कोर्स लो या मेरी किताबें लो या मेरे से पढ़ो। ठीक है, आपकी जो पसंद है वो करिए, और मैंने ये भी नहीं कहा कि ये मत पढ़ो, ये नहीं करना है, ये करना नहीं। मैंने सुझाव जरूर दिए कि किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और उसके अनुसार आप अपने विवेक से निर्णय लें। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे सत्र में 2 चीजें जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ऑथेंटिक बुक की बात की जा रही है वो क्या है, गाइड की बात की जा रही है वो क्या है, और नोट्स प्लस नोट्स व कोचिंग की बात की जा रही है वो क्या है। इनके हम ये होते क्या, कई बार तो बच्चों को ऑथेंटिक बुक्स का पता भी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं पता। और दूसरा बात करेंगे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, इस वर्तमान बदलते पैटर्न के अनुसार हमारे लिए इनमें से क्या उपयोगी है और किस तरह से हम इसकी रणनीति को रखें। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले मैं आता हूं, ऑथेंटिक बुक की बात करता हूं। ठीक है, कि ऑथेंटिक बुक होती क्या है। ऑथेंटिक बुक्स की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा समझिए चीजों को। ऑथेंटिक बुक्स का क्या मतलब है? ऑथेंटिक बुक्स का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जैसे एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है, मतलब सरकार इन्वॉल्वमेंट है। राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी की पुस्तकें,
ये ऑथेंटिक बुक्स में आती है। प्लस गवर्नमेंट का, जैसे आपके नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की पुस्तकें आती है। आपने सुभाष कश्यप की किताब देखी हो पॉलिटिकल साइंस में, तो एनबीटी से प्रकाशित होती है, वो हो गई। या दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं, जैसे जहा श्री माली की पुस्तक हो गई, एच.सी. वर्मा की पुस्तक हो गई, स्नेह महाजन की पुस्तक हो गई, सुशीला रामास्वामी की पुस्तक हो गई। ऐसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की किताबें हैं, या प्रकाशन विभाग भारत सरकार की पुस्तकें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, ऐसे जितने भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आप पब्लिकेशन देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस यूनिवर्सिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें चाहे वो आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो बुक्स डाली गई है, गवर्नमेंट ने खुद ने डाली, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने खुद ने डाली है, तो वो भी इसमें आ जाती। चाहे जैसे अब आप चले जाओ, जैसे प्राचीन भारत में आते हैं तो उपेंद्र सिंह की पुस्तक है, तो डीयू में डाली गई है। या फिर आप यूनिवर्सिटी प्रेस में चले जाते हो, तो जैसे डीयू है, ये यूनिवर्सिटी प्रेस कहा जाता है। अब जैसे वीएमओयू की पुस्तकें हैं या इग्नू की पुस्तकें हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी प्रेस में चली जाती है। तो इसके अलावा और भी स्टेट, जैसे एमपी की पुस्तक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, पटना एकेडमी की पुस्तकें हैं, प्रयागराज यूपी की गवर्नमेंट की कोई बुक्स है। तो जहां जहां स्टेट हो, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, तो गवर्नमेंट की जो जो पब्लिकेशंस की बुक्स आती है, वो सारी सारी किसमें मानी जाती है? ऑथेंटिक बुक्स में मानी जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए ऑथेंटिक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गया। अब इनमें से आपके पास कौन कौन सी है, ये आप देख लेना एक बार। अब बात यह है कि इन ऑथेंटिक बुक्स की खूबी क्या होती है, खास बात क्या होती है। इसकी सबसे बढ़िया खास बात यह होती है कि ये समझ विकसित करती है। समझ विकसित करती है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको पता चल जाता है कि किस विषय पे क्या जो बात रखी गई है। किसी भी टॉपिक को जब समझाया जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बड़ी सहज भाषा में समझाया जाता है, और हर आयाम को कवर किया जाता है, हर एस्पेक्ट्स को, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। केवल तथ्यों पे बात नहीं की जाती, बल्कि तथ्यों को इतना अच्छे से समायोजित किया जाता है कि हमें ऊबियत न लगे। जैसे गाइड क्या करती है, गाइड में हम फैक्ट ले लेते हैं और समझ वाली बातें मोस्टली हटा देते हैं, नहीं तो क्या है कि गाइड बहुत बड़ी हो जाती फिर। इसलिए क्या होता है कि ये विद्यार्थी की समझ को बढ़ाता है ऑथेंटिक बुक्स, प्लस विद्यार्थी की एक नई दृष्टि विकसित करता है, विद्यार्थी की दर्शन विकसित हो जाता है। वो किसी भी विषय की जब ऑथेंटिक बुक्स पढ़ता है तो उसका सोचने का तरीका ही अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, टीचर्स हो चाहे गाइड्स हो, ये दोनों इस पे डिपेंड है ऑथेंटिक बुक्स के ऊपर। आज मैंने अगर इतिहास पढ़ाई है, मैंने जो 1000 घंटे 1200 घंटे मेहनत की थी, तो डेफिनेटली हमने ऑथेंटिक बुक्स प्लस गाइड हम दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि समझ हम यहां से लेते हैं, तथ्य भी लेते हैं, तब जाके हम बच्चों को दे पाते हैं। देखो, जैसे अब खानवा का युद्ध हुआ, तो मैं तो खानवा में था नहीं, मुझे तो यही देखने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है वहां पे। तो ये सारी ऑथेंटिक गाइड्स होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लेखक जिन्होंने प्राइमरी सोर्सेस का यूज किया है, जैसे हिस्ट्री में चले जाएं तो आर.सी. मजूमदार हो गया, डी.डी. कोसाम्बी हो गए, है ना, पी.वी. काणे हो गए। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने प्राथमिक स्रोतों पे एक प्रकार से अध्ययन करके लिखा है, तो वो भी ऑथेंटिक बुक्स में आता है। आतंकी ये समस्याएं कला वर्ग में आती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में आती है। साइंस में इतनी ये दिक्कतें नहीं आती है इसमें ऑथेंटिक की। तो ये दृष्टि विकसित करता है, समझ विकसित करता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को यूं समझिए कि उसको संतुष्टि हो जाती है ना, एक संतुष्टि का भाव आ जाता है कि भाई हाँ, अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है। वो किसी भी मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में बहुत बढ़िया कर सकता है। इंटरव्यू में ये किताबें बहुत अच्छा कर लेती है। ये तो उसकी खूबियां हैं, ठीक है। अब हमारे साथ समस्या क्या आती है, क्योंकि हमें देखो खूबियों के साथ में समस्या भी देखनी पड़ेगी। समस्या ये आती है कि किसी एक पुस्तक के अंदर सिलेबस पूरा अपनी भर्ती परीक्षाओं का कवर होता नहीं है। जैसे कि कहीं किसी ऑथेंटिक बुक्स में विजयनगर बहमनी नहीं होगा, किसी में मुगल काल की संस्कृति नहीं होगी, किसी में जौनपुर का सरकी वंश नहीं होगा,
तो एक ही किताब सिलेबस को कवर नहीं कर पाती, आपको इसमें कई पुस्तकें देखनी पड़ती है। अब कई पुस्तकें पढ़ोगे तो उनको वापस पढ़ना ही नहीं है, केवल उसको 5-7 बार रिवीजन भी करना है, उसको आपको याद भी करना है, फिर परीक्षा के टाइम में फिर से रिवीजन करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको कई पुस्तकें होगी तो आपको इसको पढ़ के शॉर्ट में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाते तो ये ऑथेंटिक बुक्स आपको ले दे कि लास्ट में इतना फायदा नहीं दे पाती। क्योंकि देखो, मैं राष्ट्र इतिहास की बात करता हूँ, आधुनिक के लिए आप विनीता परिहार भी पढ़ो, आप BL पनगाड़िया भी पढ़ो, आप RP व्यास भी पढ़ो, तीनों ऑथेंटिक है, राघवेंद्र मनोहर भी पढ़ो। प्राचीन भारत के लिए फिर गोपीनाथ शर्मा पढ़ो। अब देखो, एक इतिहास के लिए अगर 6 किताबें आप पढ़ते हो तो तय बात है कि आप है वो फिर दूसरे भाग भी तो पढ़ने पड़ेंगे। ऑथेंटिक का क्या दायरा। अब जैसे RP व्यास से नहीं आके विनीता परिहार से आ गया प्रश्न, तो आपने तो RP व्यास को कंठस्थ किया, फिर वे प्रश्न तो फिर बाहर चला गया, विनीता परिहार से आ गया। आपने विनीता परिहार दोनों से पढ़ा, प्रश्न BL पनगाड़िया से आ गया, तब भी आपकी रेंज से बाहर चला गया। अब इस बार एक प्रश्न आया था कॉलेज में, डूंगरपुर सेवा संघ से कुछ महिलाओं के नाम थे। अब वो डूंगरपुर की प्रजामंडल की किताब चलती नई राम गोपाल शर्मा करके, उससे आ गया, जो इन किसी किताब में नहीं था। तो होता क्या है कि ऑथेंटिक के अंदर एक किताब से काम नहीं चलता। सिलेबस के लिए 20 किताबें कम से कम चाहिए, इतिहास के लिए 2-3 किताबें, 4-5 किताबें, 2-4 किताबें पॉलिटी के लिए। तो फिर क्या है कि उसको लास्ट में रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक बुक्स में किसी में नहीं होते, वो आपको किसी गाइड से ही करने पड़ते हैं। ये दिक्कत आती है। तीसरी दिक्कत क्या आती है कि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसके लिए चाहिए हमारे को 2 से 3 वर्ष, क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा 2026 के अंदर जून में परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड की, जुलाई में सेकंड ग्रेड की। हम सब अब ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप बचिए इससे। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में अगर मैं राजस्थान के इतिहास की भी बात करूं ना, तो आप RP व्यास को नहीं पढ़ पाओगे, एक को भी पढ़ के याद नहीं कर पाओगे 5 महीने में। तो ये तो केवल राजस्थान के इतिहास है जहां 5 से 6 सवाल आने, आपको फिर और भी देखना पड़ेगा। अब इतिहास की तैयारी कर रहे हो तो फिर इतिहास में 6 किताब और पढ़ो। HC वर्मा के दोनों भाग पढ़ने पड़ेंगे ऑथेंटिक के लिए। राम लखन शुक्ला और इसके साथ विपिन चंद्र को आधुनिक भारत के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत के लिए आपको उसको जहां श्रीवाली को देखना पड़ेगा, साथ में उपेंद्र सिंह को देखना पड़ेगा। अब आप इतनी 6 किताबें 7 किताबें लाके पढ़ के याद कब करोगे? और पढ़ के छोड़ देने से परीक्षा में सवाल हल नहीं होते। परीक्षा में सवाल तभी हल होते हैं जब हम किसी किताब को कम से कम 4-5 बार अच्छे से पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। और कोई एक किताब तो है नहीं कि आप 5-6 बार पढ़ के उसको याद कर लोगे। किताबें भी 7-8 होगी, सेकंड पेपर में 7-8 होगी, फर्स्ट पेपर में 15-16 किताबों को आप याद तो रख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट नोट्स भी करने पड़ेंगे और इसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये किताबें कहाँ काम करती है, जब आप कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में होते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 साल की BEd और फिर जैसे ही आप परीक्षाओं के तक आते हैं, तब तक आपके ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई होती है। इसलिए ये किताबें आप तभी लें जब आपकी परीक्षा, अब मान लो 2028 में हो या 2027 मिड के बाद हो, तब आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो। और वो भी पढ़ सकते हो किसी एक आधे पार्ट की, सारी नहीं पढ़ सकते फिर भी, क्योंकि सारा पढ़ना मतलब ये होता है कि फिर आपको बहुत टाइम चाहिए। तो खूबी बहुत है इसमें, लेकिन इसको टाइम चाहिए। आप इस बात से सहमत होंगे मेरी बात से कि ऑथेंटिक बुक को टाइम चाहिए। दिमाग में डालनी होती है चीजें, इतनी आसान नहीं होती। एक एक चीज को सूक्ष्मता से पढ़ो उसको, ठीक है ना। इसलिए ये किताबें वही अभी खरीदे अगर आप 2026 की जून जुलाई में परीक्षाएं दे रहे हो, तो कृपया आप इन ऑथेंटिक्स बुक्स का सहारा न ले तो बढ़िया है। ये मेरा सलाह और सुझाव है, आपको ठीक लगे तो आप लेके ट्राई कर सकते हैं कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे प्रकाशन विभाग है, ताराचंद की पुस्तक है, सुंदरलाल की पुस्तक है, ये सारे सारी ऑथेंटिक आती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में राजस्थान इतिहास की लगभग 30 किताबें आती है, जहां से RPSC प्रश्न बनाती है। कभी कभार 10-12 सवाल ऐसे होते हैं जिन 30 किताबों से भी बाहर होते हैं, कोई और किताब से आ जाता है।
तो पूरे तो कहीं से नहीं आते, ऑथेंटिक बुक से भी 100% नहीं आते, इनकी कवरेज भी 80% होती है। इससे अधिक मुझे आप बता देना। इस बार मैं आपको बात बताता हूँ, प्रोफेसर में 70 प्रश्न थे राजस्थान के इतिहास के, 50 इतिहास के सेकंड पेपर में थे और 20 फर्स्ट पेपर में थे। मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की लगभग 16 से 18 किताबें हैं। मैंने सारी किताब लाइन टू लाइन चेक करी, तो मुझे वहां से टोटल मिला के करीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर अपन देखें तो 56 से 60 सवाल मिल रहे हैं, मतलब 10 से 12 सवाल उसके बाद भी बाहर है, वो 18 किताबें पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना। और मैंने उसके जब मैंने सोल्यूशन करवाया था तो मैंने लिखा भी था कि अपने नोट्स में नहीं था बल्कि इस किताब से आया हुआ है। तो हालांकि उसका कई लोगों ने दुष्प्रचार भी किया कि ये बाद में पढ़ाया, मैंने पढ़ाया नहीं था, वीडियो नहीं सुना, नहीं किसी ने उसको। अगर वीडियो सुनते तो उसमें बोला हुआ था कि ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा मगर इस किताब से आया हुआ, तो हम आगे इन किताबों का सहारा ले सकते हैं। मेरा तो संदेश देने का इरादा था बच्चों को कि नोट्स के साथ और क्या पढ़ा जा सकता है। लेकिन कई लोगों ने कहा फिर उसका हालांकि मुझे इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ता, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऑथेंटिक बुक्स ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो 100% कवरेज इसमें भी नहीं होती। ये आती है, ये खूबियां रहती है, ये समस्या रहती है, और फायदेमंद उनके जिनकी जुलाई 27 या उसके बाद परीक्षाएं हो, तो उनको ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे लगता दिक्कत नहीं। उसमें भी उनको क्या करना है, इसमें भी उनको जो भाग आपका बहुत अच्छा है तो दिक्कत नहीं है, और अगर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा है बढ़िया तरीके से तब दिक्कत नहीं है। और पूरे भाग की बजाय 1-2 पार्ट की ऑथेंटिक बुक एक एक ला के पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और मैं मेरे विषय का वीडियो बना दूंगा एक हिस्ट्री का, ऑथेंटिक बुक्स का, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, जस्ट कुछ दिन बाद बना दूंगा, ठीक है। अब मैं आगे और भी आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, मैं इस पे भी बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा गाइड पे। देखो गाइड का क्या मतलब है, गाइड क्या होती है। अब ऑथेंटिक बुक्स के अलावा जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो सारी गाइड कहलाती है। आज की तारीख में मार्केट के अंदर इन किताबों के अलावा, इनके अलावा जो भी है गाइड्स, आप मार्केट में जाके देख लो, नात वगैरह सारी गाइड्स है। किताबें भी आप देखोगे ना, जैसे मैं कहता हूँ इतिहास में सौरभ चौबे का नाम लेता कई बार, वो भी गाइड है। परीक्षा वाणी वो भी गाइड है एक। मार्केट में आज की तारीख में सारी पुस्तकें आप देखते हो सारी गाइड है। हाँ, इनके अलावा ये जो बुक्स है, इनके अलावा जितनी भी आपको दिखे ना वो सारी गाइड है। तो ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनको आप प्रश्न के ऑब्जेक्शन में प्रूफ के रूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन गाइड को कभी भी एज ए प्रूफ यूज नहीं कर सकते। और आपके रूम में जितने भी ये मोस्टली एनसीईआरटी आरबीएससी को छोड़ दो सारी गाइड की, ठीक है ना। कोई भी अगर ये कहे ना कि भाई ये हमारी पुस्तक है, वो बेसिकली वो भी गाइड है। और आप आराम से छांट सकते हो कि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट या यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो गाइड की कैटेगरी में आती है। तो अब आपको किताब देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ऑथेंटिक बुक कौन सी, क्योंकि ऑथेंटिक बुक की कोई डेफिनेशन नहीं, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऑथेंटिक मान सकते हो आप जिसमें गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट हो। बाकी सारी गाइड मानी जाए। अब गाइड का क्या मैटर है, देखो गाइड कैसे लिखते हैं लोग। गाइड ऑथेंटिक पुस्तक तो साथ लेते हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और गाइड क्या करती है, गाइड का लेखक कई सारी बुक्स देखता है और उन बुक्स से एक एक से सारों से फैक्ट ले लेता है और ये फैक्ट लेके इसमें डाल देता है। तो गाइड में फैक्ट ज्यादा होते हैं और थोड़े अवधारणाएं कम होती है, क्योंकि अगर अवधारणाएं और फैक्ट दोनों लिख लिए तो क्या है कि फिर वो कई बार किताबें गाइड्स इतनी बड़ी हो जाती है कि बच्चा खरीदना पसंद नहीं करता, और सिलेबस बड़े होते हैं, एक एक किताब निकालनी पड़ती है तो दिक्कत आती है। तो उसमें फैक्ट्स अधिक होते हैं, अवधारणाएं कम होती है, मगर ली इन ऑथेंटिक स्रोतों से ही जाती है। अब कोई गाइड वाला अगर कॉपी कर लेता है पूरी दूसरी गाइड की तो अलग बात है, बाकी कॉपी भी की है तो भी बात तो यही कि अल्टीमेटली उठी तो सारी ऑथेंटिक बुक से ही है। अब इसकी खूब कमी क्या है, गाइड की कमी ये होती कि समझ नहीं बना पाती। समझ कौन बनाता है, समझ बनाता है आपके ऑथेंटिक बुक्स। गाइड समझ नहीं बना पाती, गाइड को थोड़ा रटना पड़ता है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। और कोई कमी मुझे नजर नहीं आती, समझ नहीं बनाती इसमें।
अब बात यह आती है कि इसकी खूबी क्या है। खूबी क्या है कि एक तो पाठ्यक्रम को कंप्लीट कवर कर लेती है, पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेती है, आप उसको बार बार पढ़ लेते हो, नोट्स बनाने की भी आवश्यकता रहती नहीं है, नोट्स बनाने की नीड नहीं रहती, और इसको आप शॉर्ट टाइम में भी पूरा कर सकते हो। मतलब आपको अगर जुलाई में अगस्त में पेपर है तब भी आप कोई गाइड लेके उसको निपटा सकते हो, लेकिन इस समय अगर आप बुक ले लेते हो ऑथेंटिक तो वो आपके नहीं हो पाएगी। तो शॉर्ट टाइम्स में की जा सकती है, नोट्स जो है उसको बनाने नहीं पड़ते इसमें, और पाठ्यक्रम को ये अच्छे से कवर कर लेती है। ये गाइड्स होती है, ठीक है। अब गाइड के साथ दिक्कत और क्या आती है, कई बार इसमें त्रुटि आ जाती है, एरर हो जाती है, लिखने में हो सकती है, हो सकता है उनका रेफरेंस कई बार गलत हो जाए, तो फिर आप उसका एज ए प्रूफ यूज नहीं कर सकते। तो गाइड के साथ ये दो बड़ी समस्याएं आती है, और ये इसकी खूबी आती है। अब रही बात कवरेज करने की, तो वापस वही बात है कि जितनी ऑथेंटिक बुक कवर करती है उतना ही ये कवर करती है। इवन ये 85% तक कवर कर लेती किताब, पेपर्स को कर लेती है, 80% तक कर लेती है। अब ये मत करना सर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं हुआ, अब सब जगह ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में दी हुआ है कि आरपीसी खुद लिस्ट बना के दे दे तो पता नहीं, बाकी राजनीति विज्ञान के तो विद्वानों को भी पता नहीं चल रहा है कि ये प्रश्न आ कहां से रहे, तो उतना तो बच्चा कभी जिंदगी में पढ़ नहीं पाएगा। भले मैं कह दूं कि 2027 में पेपर है, तब भी 20-20 किताबें याद नहीं होती, क्लियर बात तो ये है। और कहना आसान है, 4000-5000 पेज के नोट्स होते हैं कंप्यूटर टाइप, वो बच्चा इतना भी कब याद करेगा, जब उसमें भी प्रश्न नहीं आ रहे हो तो अब कहां से करेगा आखिर। तो ऐसा नहीं, बाकी अगर नॉर्मल वे में देखें तो 80% तक कवर गाइड भी कर लेती है, और 80% तक ऑथेंटिक बुक भी करती है, और इससे अधिक ऑथेंटिक बुक में भी नहीं आते। हाँ, इसकी कमी ये है कि समझ विकसित नहीं होती, समझ आधारित प्रश्न गाइड से पढ़ के किए नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी गाइड की दिक्कत रहती है। लेकिन हाँ, आरएमएसबी की जो पेपर है उसमें ये भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके पेपर भले कैसे भी आ जाएंगे ना, तो भी उस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे जनरली आरपीएससी जाती है, ठीक है। तो ये है गाइड की खूबी, कमी, और ये चल रहा है। मैंने कहा ना, सवाल गाइड में भी उतने आते हैं जितने ऑथेंटिक बुक से आते हैं, बस ऑथेंटिक बुक्स को ज्यादा प्रचारित इसलिए किया जाता है कि वो समझ बढ़ाता है, और ये समझ नहीं बढ़ा पाता, तय बात है, बट हो जाता है, 80% दोनों में आ जाते हैं। अब बात आती है, तीसरा ऑप्शन आता है कोचिंग, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के पास में ये तीन चीजें ही होती है, बुक्स होती है, गाइड होती है, और नोट्स होते हैं, नोट्स या कोचिंग। अब देखो इनके स्रोत क्या है, कोचिंग के स्रोत क्या रहते हैं। कोचिंग ऑथेंटिक बुक भी देखती है प्लस गाइड भी देखती है। अब जैसे मैं मेरी बात करूं, हम लोग किताब भी पढ़ते हैं, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ ली, उसके बाद में गाइड भी देख ली, तो बुक से हमने समझ ले ली, गाइड से हमने तथ्य ले ली, और इन दोनों को अब इससे अवधारणा हमने किससे ली, गाइड से, उससे ऑथेंटिक बुक से, प्लस तथ्य किससे लिए, गाइड से। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिश्रित करके और प्रस्तुत कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि समझ भी बढ़ जाती है और फैक्ट भी बच्चे तक पहुंच जाता है, और इसी को प्रस्तुत किया और इसी को जो लिखा वो कहलाता है नोट्स। नोट्स कोचिंग का ही उत्पाद है। नोट्स वो है जो टीचर ने अपने मुंह से बोले हैं और बच्चों ने लिखे हैं। बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, कई बार स्थिति ऐसी होती है, नौकरी पैसे वाला, कोई हाउस वाइफ है, तो नोट्स प्राइवेट भी करवाए जाते हैं। तो नोट्स के अंदर भी अल्टीमेटली मैटर किसका है, ऑथेंटिक बुक्स और गाइड दोनों का है। अब बात क्या आती है, इसकी कमी क्या है। नोट्स में कमी ये रहती है कि अगर आप शिक्षक को नहीं सुनते और सीधे नोट्स ही पढ़ लेते हैं तो तय बात है कि समझ कम रहेगी। क्यों? क्योंकि नोट्स के अंदर हम लिखते जनरली वही बातें हैं जो फैक्चुअल है। अब जैसे कोई कहानी सुना दी या किसी भी बात के पीछे की घटना सुना दी, वो नोट्स में तो लिखते नहीं, मास्टर सुनाता ही केवल। वो सारी चीजें ऐसी होती है, समझ आधारित होती है। तो अगर आप शिक्षक को नहीं सुन रहे हैं बल्कि केवल नोट्स पढ़ते हैं तो थोड़ी समझ की कमी रह जाती है। दूसरी बात, नोट्स संक्षिप्त होते हैं, आप उसके अंदर
इतना कुछ नहीं लिख सकते जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अब छोटी मोटी 7-8 बुकलेट हो गई है ना, 8 बुकलेट हुई है, और उसमें अगर मैं पेज की बात करूं तो सभी में लगभग 350 पेज का एवरेज है। तो लगभग मोटा मोटा आप देख लो 3-1000 पेज है। अब ये 3000 पेज जो है मेरे, उसमें आप ये मान के चलिए कि 400 से 500 उसमें फोटोज है, टेबल्स बनी हुई है, खाली पेज है और हाथ से लिखा हुआ है। हालांकि कई बच्चे कहते हैं ये उस पे टाइप है, टाइप नहीं है, मेरा स्टूडेंट है अंकित लिखता है इसको, जो पहले कई कोचिंगों में लिखता था, अब मेरे पास लिख रहा है। उसका खुद का फ़ॉन्ट है वो, मतलब हाथ से लिखता है बकायदा, और लिखवाना पड़ता है हमें पास बैठ के, कई बार गलतियां भी दूर करवानी पड़ती, बच्चा टैब पे लिखता है, उसका खुद का फ़ॉन्ट है वो। तो वो हैंड रिटन है, ना कि फ़ॉन्ट, कोई कंप्यूटर फ़ॉन्ट नहीं है, हाथ की लिखने की उसकी लेखन शैली है। आप उसको, मेरे पास बैठ के करता है वो सब। तो होता क्या है कि अब जैसे वो 3000 पेज है, अगर मैंने उसको बीच में कंप्यूटर पे उसको टाइप करवाया था, मेरे पास वो टाइप भी है क्योंकि मुझे आगे बुक्स पे भी काम करना है, तो जब टाइप करवाया ना तो वो 3000 पेज जो है लगभग 1300-1350 पेज में हो गए, 1350 पेज में हो गए। और फॉर्मेटिंग करके बढ़िया, और उसको व्यवस्थित करेंगे। अभी तो मैंने उसको 15 के फॉन्ट में डाला है, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 2 बुकलेट बनेगी, 2 पार्ट की, 600 पेज की, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री तीनों कवर हो जाती। 2 छोटी छोटी किताबें होती, 600 पेज बहुत बड़े नहीं होते। 1200 पेज के अंदर, अगर 1200 पेज में अगर पूरी किताब आ रही है कंप्यूटर पे, उसी को हाथ हैंड रिटन करके 3000 का हुआ, तो वो क्या फर्क नहीं पड़ता। बट 2 किताबों में पूरी हिस्ट्री आती है तो तय बात है कि संक्षिप्त में लिखी हुई है। क्योंकि अगर अपन प्राचीन की बात करें ना, तो केसी श्रीवास्तव अकेली में 900 पेज है। मध्यकाल की बात करें तो एच सी वर्मा में लगभग 1500 पेज है। आधुनिक में राम लखन शुक्ला में लगभग 800, 700, 800 से ऊपर पेज है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एच सी जैन साहब की जो किताब है वो भी 700-800 पेज से ऊपर की। तो आप सोचोगे तो ये अगर ऑथेंटिक बुक्स सारी लेना तो ऑथेंटिक बुक्स 4000 पेज होते हैं अकेले, जबकि इधर 1200 पेज हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गाइड्स जो होती है, नोट्स जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं। एक दिन में 60-60 पेज बच्चे पढ़ लेते हैं नोट्स के, किताब के 10 पेज पढ़ने में भी जोर आ जाता है। क्यों? छोटा लिखा हुआ होता है, सारी चीजें डिटेल से होती है, तो टाइम लगता है। तो नोट्स की कमी भी कह सकते हैं, थोड़े संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सारी बातें नोट्स में हम डाल नहीं सकते। नोट्स की एक लिमिट होती है, उससे अधिक उसको अपन लिख नहीं सकते। कुछ बातें उसमें समझाई हुई होती है जो जरूरी होते हैं, तो ये कमी से रहती है। तो इस कमी के कारण क्या होता है, कई बार छोटा फैक्ट भी पीछे रह जाता है, कई बार ऐसी चीजें आती है, तो ये रहता है। तीसरा ये रहता है नोट्स के अंदर कि कई बार कोई लेखन में त्रुटि रह जाती है, हालांकि प्रूफ रीडिंग भी होती है, तो वो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। अब इसकी खूबी क्या होती है? खूबी नोट्स की होती है कि एक तो सारी विषय वस्तु मिल जाती है ना, और साथ में जल्दी पढ़े जा सकते हैं, आराम से आप उसको टाइमली उसको कंप्लीट। लास्ट में ऐसी स्थिति आती है कि परीक्षा से 10 दिन पहले भी आप अपने नोट्स पूरी रिवाइज कर सकते हो, किताब रिवाइज नहीं हो पाती, तो इसमें रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, और रिवीजन अच्छे से हो जाता है, जल्दी आपके उसको आप पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। तो ये इस नोट्स की खूबी होती है। बट नोट्स फायदा कब करते हैं? जब आप जिसके भी नोट्स है उसको या तो आपने अच्छे से सुना हो, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर अच्छा, नोट्स 2 स्थितियों में आपको बेनिफिट देते हैं। कब? या तो आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ ली है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि ऑथेंटिक बुक से कुछ चीजें नोट्स में आप ऐड करते जाओगे तो समस्या नहीं। दूसरा नोट्स कब फायदा दे सकता है? या आप टीचर से पढ़ लिए, फिर नोट्स पढ़ लिए, तब भी दिक्कत नहीं, समझ विकसित हो जाती है। तो केवल नोट्स की बजाय या एक आधी किताब या शिक्षक से पढ़ा हुआ होता है, दोनों में से कोई एक, तो नोट्स ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये स्थिति इसमें रहती है। तो अब आपके पास में गाइड भी होगी, नोट्स भी होंगे और बुक्स भी होगी। अब मैं अंत में आता हूं कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए बदलते पैटर्न के अनुसार। अब आप देखिए, अगर आप 2026 में परीक्षाएं दे रहे हैं, तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप चेंज ना करें।
क्यों? क्योंकि आप अगर विषय वस्तु को चेंज करते हो तो 5-6 महीने में उसको पढ़ नहीं पाओगे, तय बात है। अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है तो आप एक बार कोई किताब लाके प्रयास कर लो, 5-7 दिन में आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी, ठीक है। इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। चेंज नहीं करे विषय वस्तु को, बल्कि क्या करे, जो विषय वस्तु आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास में गाइड है, अब इस गाइड को आप बार बार पढ़े, साथ में आप थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दें, प्रैक्टिस को बढ़ा दें। अच्छा, ये बात इसमें बताना भूल गए कि कवरेज की जहां तक बात आती है, तो जो 80% का कवरेज आपका बुक्स का रहता है, 70-80% का कवरेज आपका गाइड का भी रहता है, और यही कवरेज आपके नोट्स का रहता है, अगर नोट्स अच्छे हो तो, ठीक है। अब देखो, नोट्स के साथ ये रहता है ना कि इसमें आपको थोड़ा सा शिक्षक से अगर पढ़ा हुआ है तो कई सारी चीजें होती है समझ आधारित होती है, हर बात आप नोट्स में लाइन टू लाइन नहीं लिख सकते। तो फिर क्या है कि अगर ये दोनों चीजें साथ में करिए तो 80-85% सीधा कवरेज पड़ता है। अब जैसे मैं इस बार प्रोफेसर की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 50 प्रश्न थे, तो मैं उसको देख रहा था, मैंने सोल्यूशन भी करवाया। 43-44 प्रश्न ऐसे थे जो लाइन टू लाइन नोट से थे, 3-4 सवाल ऐसे थे जो कुछ फैक्ट्स जैसे क्लियर बोले हुए हैं, समझाए हुए हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को हम लिखते नहीं है। फैक्ट नहीं, एक्चुअली कंसेप्ट होता है। तो अगर किसी ने उसको मुझे पढ़ लिया है और नोट्स को और मुझे सुन लिया है क्लास में, तो वो 50 में से 48 आराम से कर सकता था। 2-3 प्रश्न अपनी अप्रोच से बाहर थे। ऐसी कुछ स्थिति आधुनिक भारत की थी। मध्यकाल और प्राचीन काफी टफ थे, उसके बावजूद भी 70% सवाल आप, अब जैसे अब होता क्या है कि अगर आप कंप्लीटली पढ़ा है तो दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वृद्धेश्वर का मंदिर था, अब आप उस वृद्धेश्वर का मंदिर मैंने अलग से पढ़ा रखा है, उसको देखोगे तो आपका सीधा उत्तर निकल जाता है। तो कहीं से भी आप चेक करोगे उसको, कई ऐसे प्रश्न भी है जो एक ऑप्शन से निकल रहे हैं। हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट लगा के सॉल्यूशन भी करवाया था, तो कई लोगों ने उसकी आपत्ति दर्ज कराई थी, कई मतलब 1-2 लोगों ने, और उन्होंने, कई लोगों ने अपने ग्रुप में भी ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह डाले। तो ये स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि ये चीज़ सर ने कहाँ पढ़ाई है, कहाँ समझाई है, क्या मेरे से कोई पढ़ के समझ के इस प्रश्न को कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये स्टूडेंट को पता है। कोई बाहरी व्यक्ति इसको जजमेंट नहीं कर सकता। और बाकी आगे रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जिस पे भी भरोसा है और जो भी आपके पास सामग्री है, उस सामग्री को आप बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और साथ में प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने से क्या होता है कि अगर कुछ चीजें आपकी कंटेंट से छूट जाती तो प्रैक्टिस में वो हो जाती कवर, ठीक है। तो ये कर लीजिए। प्लस आपको लगता है कि नहीं सर, हम अभी जैसे गाइड नहीं पढ़ रहे बल्कि नोट्स पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मार्केट की बातों को ज़्यादा सीरियस न लें। लोग अपने अपने हितों के अनुसार काम करते हैं। किसी लेखक को किताब बेचनी है तो वो दिन भर यही काम करेगा कि बस किताब के अलावा कुछ नहीं बचा, मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी। फालतू की बात है सारी, क्योंकि मार्केट के अंदर हजारों लेखक हैं, सबकी किताबें चलती है और सब में उतना ही रहता है, याद उतना ही रहता है। अल्टीमेटली बात ये है। तो आपको कई बार डराया भी जाता है कि ऑथेंटिक के नाम पे डरा के किताब बेच देंगे, जबकि वो किताब ऑथेंटिक है नहीं, वो भी गाइड ही है। तो इस तरह से मार्केट की हवा में आने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं कि जिनके पास किताबें पढ़ रहे, जरूरी नहीं कि वो सिलेक्शन होंगे, वो भी मार्क्स उतने ही लेके आएंगे। गाइड वाले भी टॉप करेंगे, मैं आपको और बता दूं, रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मार्केट की हवाओं पे भरोसा ना करें। आज की तारीख में मार्केटिंग का दौर है, लोग कोई भी आपको डरा के बेच सकता है, आपको कोर्स दे सकता है, आपको किताब बेच सकता है, आपको सामग्री बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। और मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप 2026 में परीक्षा दे रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गणपत सिंह के नोट्स, आपके पास जो भी, आप इतिहास में आर्य पढ़ रहे हो आर्य पढ़िए, नाथ पढ़ रहे हो तो नाथ ही पढ़िए, आप और कोई लेखकों की किताबें पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि किताब हमारे, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती है जो केवल खरीदने की होती है,
खरीद के लेके आओ, पढ़ी तो नहीं जाती, मुझे पता है। तो पढ़ने योग्य पुस्तक आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ते जाइए उसको, कुछ भी नहीं करना उस किताब के साथ, और बस प्रैक्टिस बढ़ा दो। इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और हाँ, जितनी कट ऑफ रहती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर बहुत कठिन पेपर आएगा कि सर नोट से सवाल बाहर चला गया, ये 10 सवाल बाहर चले गए, तो वो 10 भैया हुए किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि जब बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेपर आता है, क्योंकि आखिर में नोट्स या गाइड आई तो किताबों से है, अब आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब पेपर आएगा तो मान के चलिए कि वो ऐसे प्रश्न मेरिट को इफेक्ट नहीं करते, फिर मेरिट भी नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो जितना आपका पेपर टफ होगा उतनी मेरिट नीचे आएगी। पेपर आसान होगा तो नोट्स की कवरेज भी 90% तक चली जाएगी, तो मेरिट थोड़ी ऊपर चली जाएगी। इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप जो भी सामग्री पढ़ रहे हैं वो आपको कट ऑफ से 10-15% अंक उसमें ज्यादा ही मिल रहे हैं, याद नहीं हुए तो आपकी कमजोरी हो सकती है। इसलिए भरोसा करके इसी को पढ़ते रहिए, और अगर आप चेंज भी करोगे तो आपको लॉस ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुराना वाला भूल जाओगे, नया वाला याद होगा नहीं। अब बात आती है जो स्टूडेंट 2027-28 में पेपर देने वाले हैं जुलाई के बाद, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी नोट्स और गाइड के साथ है तो प्लस एक तो बराबर आप एक क्या कर लेना, एक ऑथेंटिक किताब है वो अब पढ़ लो आप। क्यों? क्योंकि समय की मांग ये है कि आपके पास समय भी है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो मैं यही कहूंगा कि नोट्स और गाइड के साथ साथ में एक ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लेना। वो भी कौन स्टूडेंट जो 2027 जुलाई के बाद पेपर देने वाले हैं, तो उनको 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। उनको क्या करना है, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे इतिहास की बात करूं, प्राचीन भारत, ठीक है। अब प्राचीन भारत के लिए आप क्या कर सकते हो, आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ लो, ठीक है। जहां एंड श्रीमाली में क्या है कि अब तथ्य है नहीं, और अगर ये नहीं समझ में आती है तो उपेंद्र सिंह पढ़ लो, उपेंद्र सिंह। इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक लेके आप पढ़ सकते हो, ये ऑथेंटिक बुक्स में इसका आप प्रूफ डाल सकते हो। मैं गाइड का नाम ही नहीं लूंगा क्योंकि गाइड फिर सब एक जैसी है। ऑथेंटिक की बात क्या होती है, ऑथेंटिक उससे कहते हैं जिसका प्रूफ यूज किया जाता है। अपना वीडियो यही है। अब केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह दोनों ऑथेंटिक बुक्स में मानी जाती है, इनके प्रूफ अपन आरपीएससी में लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे सौरभ चौबे की हो, चाहे पीएसपी की हो, चाहे वो आपके और भी बहुत सारी मार्केट में एसके पांडे की किताब हो, ये सारी गाइड्स में आती है, और इनको आप आरपीएससी में एज ए प्रूफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कर सकते हो। प्लस आप एनसीईआरटी की किताब जो है, एनसीईआरटी 12वीं की किताब जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ सकते हो, और 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा देख सकते हो जो नई आई है अभी, ये ऑथेंटिक है। अब इनमें से कोई एक किताब ले लो, और किसी के नोट्स मेरे नोट्स किसी के पास में है तो प्राचीन की अपने 2 बुकलेट साथ में रख लो। जैसे केसी श्रीवास्तव पढ़ ली, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ लो, फिर नोट्स फिर देख लो। अगर आपसे बार बार केसी श्रीवास्तव तो पढ़ी नहीं जाएगी, फिर नोट्स पढ़ो, और उसके बाद जब आप आगे रिवीजन करोगे तो केसी श्रीवास्तव के जो कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया फैक्ट है अभ्यास करने के बाद पता चल जाएगा, वो नोट्स में ऐड कर सकते हो। फिर आप केसी श्रीवास्तव को साइड में रख लो, नोट्स को बार बार घुमाते रहो। या मान लो आपके पास नोट्स नहीं है, आर्य या नाथ पढ़ रहे हैं, तो आप आर्य और नाथ की किताब को बार बार पढ़ते रहो, और फिर एक किताब ये पढ़ लो साथ में, दोनों में से फिर जो एक्स्ट्रा कुछ है तो आर्य के साथ अटैच कर लो। तो होता क्या है कि गाइड या नोट्स, इसके साथ आपको एक ऑथेंटिक रखनी पड़ेगी। वो किसको? जिसके जुलाई 27 के बाद परीक्षा है, आज नहीं। आज वालों को तो मैं कहूंगा कि कोई ऑथेंटिक छोड़िए, कोई चेंज नहीं करना है, और इसी को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि चेंज करने का वक्त नहीं इस समय। मध्यकाल में एस सी वर्मा साहब बस अकेले खूब है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। इसके 2 पार्ट आते हैं, दोनों कर लो, या फिर सतीश चंद्रा साहब या वीडी महाजन। अब इन तीनों में से जो भी आपको किताब ठीक लगती है वो ला के पढ़ लो, और फिर उसके बाद में नोट्स या गाइड जो भी आपके पास है उसको देख लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। अब जैसे आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में आपकी राम लखन शुक्ल है, ठीक है,
और विपिन चंद्र है, ये ऑथेंटिक बुक में आ जाता है, इनकी ऑथेंटिक बुक है सारी, सतीश चंद्र वगैरह है। कोई भी इनमें से लेके एक आधी किताब आप पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे सर हमारे पास आधुनिक भारत में अरविंद जी भास्कर की पुस्तक है, तो वो भी इन्हीं में से लिखी गई है। ठीक है, उन्होंने 5-7 किताबें एक्स्ट्रा कर ली है, वो यूनिवर्सिटी में चली गई है, तो वो भी अब ऑथेंटिक बुक में आ सकती है अरविंद जी की किताब, क्योंकि हरियाणा विश्वविद्यालय में और कई विश्वविद्यालयों के वो पाठ्यक्रम में है, तो उसको पढ़ सकते हो आप। ऐसे जैसे राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान में आर.पी. व्यास है, गोपीनाथ शर्मा है, ये किताबें सारी ऑथेंटिक में आती है। इनके साथ में आप अपने नोट्स या गाइड देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कब करनी है, ये तभी करो आप जब 27 या 28 में परीक्षाएं हो। अभी 2 साल आपकी कोई परीक्षा नहीं हो तो ये कर सकते हो। अगर 5 महीने बाद परीक्षा आप अगर ये किताबें ला के बैठ गए तो कुछ भी नहीं होना, पास होने वाले होंगे तभी फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मार्केट की बातों पर अधिक भरोसा ना करें, खुद पे भरोसा करें, खुद की सामग्री पे भरोसा करें। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो आपके पास सामग्री है वो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और यही बात 2 महीने बाद फर्स्ट का रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे बोलेंगे, यही बात प्रोफेसर के बच्चे बोलेंगे, तब आपको दुख होगा कि हमें लोगों ने मिसगाइड किया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी आपके पास, मैं केवल मेरी किताब की बात नहीं करूँ, मेरे आज दिन तक किसी वीडियो में उसमें दावा नहीं किया कि मेरा 100% आएगा। मैंने आज दिन तक ये कहीं दावा नहीं किया कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही फाइनल है। मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि आप मेरा ही पढ़ो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आपके पास जो भी सामग्री है वो पर्याप्त है, और उसमें उतना आ जाएगा जितना चयन के लिए चाहिए, आराम से आएगा, और उसको आप याद भी कर लोगे क्योंकि आपके पास आपने पढ़ा है उसको। तो उसको बार बार पढ़िए और भरपूर प्रैक्टिस करिए, बस चीजों को याद रखिए, तो उसमें से आपका काम हो जाएगा। किताबों की लाइब्रेरी बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी आपके पास सामग्री है वो पर्याप्त है, वो आपको टॉप भी करवा सकती है, और उन्हीं को पढ़ के कई फेल भी हो जाएंगे। इसलिए उसको बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी सामग्री पे भरोसा नहीं रहा तो आप उसको चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि बिना भरोसे आप उसकी लाइन टू लाइन पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको याद ही नहीं कर पाओगे। तो भरोसा रखिए, बार बार पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके पास सामग्री है, नई सामग्री से बचिए इस समय। नई सामग्री तब काम करेगी जब 2 साल बाद परीक्षाएं हो। तो खूब मेहनत करिए, और जितना माहौल बनाया जाता है उस चीजों को समझिए आप कि क्या किसका इंटेंशन क्या है, और उन माहौल का हिस्सा मत बनिए। चुपचाप लाइब्रेरी या घर या कमरे का कोना पकड़िए, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मिसगाइड करने वालों की संख्या अधिक है, और अपनी उसी सामग्री में डूब जाइए और उसको अपना पवित्र ग्रंथ मानते हुए उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। 100% नहीं भी आएंगे ना, और किसी को नहीं आते। लिखने वाले लेखक को नहीं आएंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक को भी नहीं आएंगे, और जितने भी आते हैं वो कट ऑफ से 5% ऊपर ही होंगे। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैच्योर बनिए, ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार ना करें, आराम से मेहनत करें, जो है वो पर्याप्त है। ये ट्रेंड बदलने के नाम पे, ऑथेंटिक बुक्स के नाम पे सिर्फ व्यापार है करना लोगों को, और कुछ भी नहीं। आपका भला चाहने वाला केवल आप ही, और कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। और हाँ, अगर इसमें भी आपको लगता है कि मैंने आपको मिसगाइड किया है तो मेरी बात को इग्नोर करना, और किसी को लगता है कि बात ठीक है तो फॉलो करना। दोनों पक्षों को एक समय बाद एहसास होगा कि व्यक्ति सही कह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।